जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों की। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मूल अधिकार क्या होते हैं और उससे रिलेटेड जो कुछ जो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 12 और 13, इसके जो एक बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो सामान्य पहलू हैं, उसको मैंने आप लोगों को समझाया था। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके बाद हमने बात की थी कि जो कुछ उसमें संशोधन हुआ या कितने मूल अधिकार हैं, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, इन सब चीज़ों पर हमने बात की थी। उसके साथ ही अनुच्छेद 12 में क्या एक विशेष बात है और 13 की क्या विशेषता है, उसको हमने समझने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर अगर आपको 12 और 13 अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत क्लियरिफाई करके आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो उससे बनने वाले क्वेश्चंस आपको कभी भी जो है धोखा नहीं देंगे, या कहा जाए कि आपसे नहीं छूटेंगे, और आप जो है बड़ी ही आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जो 13 से, खास तौर पर अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, और अक्सर ये प्रश्न जो है अलग अलग स्तर के परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप रेगुलर बने रहें, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि आप जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आसानी से समझ सकें, अच्छे से पढ़ सकें। देखिए, वीडियो को अगर आप तेज़ी से देखते हैं या फिर लेक्चर को स्किप करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो कुछ चीज़ें होती हैं वो आपसे छूट जाती हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं या कई ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे बाद में क्वेश्चंस किया है, कमेंट किया है, या जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया है। और इसके अलावा ऐसे कई लोग, एक या दो नहीं है, ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं, कई व्यूअर्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है, और उन्होंने वो चीज़ें पूछी हैं जो मैं वीडियो में बता चुका हूं। और इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण ये रहा है कि उन्होंने वीडियो को पूरा एक टाइम देकर, एक प्रॉपर टाइम देकर नहीं देखा है, बल्कि क्या किया है कि उसे स्किप करके देखा है, बार बार जो है स्किप का बटन प्रेस करके उन्होंने देखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं। और फिर वही चीज़ें जब उनके सामने आती हैं, तो क्वेश्चंस के रूप में आती हैं, क्वेश्चन फॉर्म में आती हैं, तो क्या होता है कि वो उनके माइंड में आता है कि अब ये कहाँ से आ गया, है ना। जबकि मैं वो चीज़ें आप लोगों को वीडियो में बता, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक टाइम दीजिए, एक प्रॉपर टाइम दीजिए और पूरा वीडियो देखिए। क्योंकि मैं या जो हमारी टीम है वो आपको पूरे क्लास का जो सेशन है, इस पूरे क्लास में आप क्लास के बीच में हम कोई अदर या इधर ऐसी बातों को, इधर उधर की बातों को हम नहीं समेटते, केवल और केवल जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आपको देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चीज़ों को आराम से सुनिए और पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बन रहा है और इन टॉपिक से बन रहा है, जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन बशर्त क्या है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें, एक एक चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करें। वो बात दूसरी है कि आपके समझ में नहीं आती है कोई बात, तो आप मुझसे पूछते हैं, तो वहाँ पे मैं समझाने का प्रयास पूरा करता हूँ। लेकिन आप वीडियो को देख भी रहे हैं, लेकिन देख ठीक से नहीं रहे हैं, यानी कि आपने जो है पूरा 100% अपना नहीं दिया। तो दोस्तों के साथ आप जल्दी से शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे आगे, जो कल हमने छोड़ा था उससे आगे कई कंसेप्ट पर। पहले थोड़ा सा एक फैक्चुअल नॉलेज या फैक्चुअल कंसेप्ट मैं अगर यहाँ पर दे देता हूँ, तो क्या दूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक फैक्चुअल नॉलेज दूं कि जो विदेशी, और मैंने बताए थे कि जो नागरिक हैं और विदेशी हैं, उनके मूल अधिकार, यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मूल अधिकार होते हैं वो किसके होते हैं, व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था व्यक्ति, और व्यक्ति में कौन कौन लोग आ जाते हैं, एक तो नागरिक हो जाते हैं। नागरिक जो है, यानी कि जो हमारे देश के नागरिक हैं या किसी भी देश के जो नागरिक होंगे, वो व्यक्ति की श्रेणी में ही आएंगे। और व्यक्ति एक वो होगा जो विदेशी होगा, यानी कि अगर हम व्यक्ति बोल रहे हैं तो वो देशी भी हो सकता है और विदेशी भी व्यक्ति हो सकता है। इस चीज़ को मैंने अच्छे से बताया। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो मूल अधिकार, सभी मूल अधिकार किसके पास होंगे, तो जो नागरिक है ना, नागरिक के पास सभी मूल अधिकार होंगे। सभी मूल अधिकार जो है वो किसके पास होंगे, सभी मूल अधिकार नागरिक के पास ही होंगे। यानी इसके अलावा किसी और के पास जो है ये मूल अधिकार, सारे मूल अधिकार नहीं होंगे, मूल अधिकार होंगे और किसी के पास भी, जैसे विदेशी व्यक्ति है तो विदेशी व्यक्ति के पास भी मूल अधिकार होंगे, लेकिन नागरिक जो होगा उसके पास सभी मूल अधिकार होंगे। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, जब मैंने आपको नागरिकता बताया था कि नागरिकता क्या है, एक ऐसा स्टेटस है जो कई अधिकारों का अधिकार रखता है। तो आप
के सामने, या आप अगर कहीं के नागरिक हैं, किसी देश के नागरिक हैं, तो वहाँ की सभी अधिकार या वहाँ के जो राजनीतिक और सामाजिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार हैं, वो आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन वहीं अगर भारत में हम विदेशी नागरिक की बात करें, कोई विदेशी नागरिक है तो उसको कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त होंगे। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक आर्टिकल्स लिख देता हूँ कि जैसे कुछ अनुच्छेद जो हैं, जैसे अनुच्छेद 15, ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इन मूल अधिकारों को छोड़कर, इन अनुच्छेदों को छोड़कर बाकी अन्य जो अनुच्छेद हैं मूल अधिकार में, वे जो है विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ये वाले जो हैं ये मूल अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी जो नागरिक है उनको प्राप्त है। इसके साथ साथ अन्य मूल अधिकार तो नागरिकों को प्राप्त है ही हैं, 14, 15, 16, 17, यानी कह सकते हैं कि सभी मूल अधिकार जो हैं वो किसको प्राप्त हैं, नागरिकों को प्राप्त है। जबकि विदेशी को क्या प्राप्त है, 15, 16, विदेशी को क्या प्राप्त है, 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं वो सभी प्राप्त हैं। तो इनको छोड़कर, इन अनुच्छेदों को छोड़कर जो भी अन्य मूल अधिकार हैं, जैसे 14 हो गया है ना, फिर 17 हो जाता है, 18 हो जाता है, 20 से लेकर यहाँ पर 28 तक का जो है वो किसको प्राप्त होगा, विदेशियों को भी प्राप्त होगा। अनुच्छेद 32 वो विदेशियों को प्राप्त होगा। लेकिन ये जो हैं ये मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, और उसके साथ साथ नागरिकों को सभी अधिकार तो हैं ही हैं, लेकिन ये अधिकार जो हैं केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो सिंपल सटीक, ज़्यादा लंबा चौड़ा चीज़ों को याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिंपल ध्यान रखना है 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 जो अनुच्छेद है इनको छोड़कर बाकी जितने मूल अधिकार हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स बताए गए, जो भी आर्टिकल्स बताए गए हैं, वो सभी आर्टिकल्स जो हैं आप किसको प्राप्त हैं, वो विदेशियों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये जो अधिकार हैं इनको छोड़कर विदेशियों को फंडामेंटल राइट प्राप्त है। तो यहाँ पे आराम से एक टॉपिक हमारा हो जाता है सॉल्व। ज़्यादा उन आर्टिकल्स को रटने की जरूरत नहीं, कौन कौन से आर्टिकल्स इनको प्राप्त है कि आप रटें कि 14 प्राप्त है, फिर इनको छोड़ दें, फिर 17, 18 ऐसे करके प्राप्त है। तो उससे बढ़िया क्या है कि उन आर्टिकल्स को आप लोग ध्यान में रखिए जो उनको प्राप्त नहीं है, और वो कितने हैं, केवल 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें 15, 16, 19, 29, 30 ये आ जाता है। तो इनको छोड़कर जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी अनुच्छेद हैं मूल अधिकारों में, वो विदेशियों को प्राप्त हैं, लेकिन नागरिकों को सभी प्राप्त हैं, यानी कि इंक्लूडिंग ये 15, 16, 19, 29, 30 ये सभी मूल अधिकार, और 14, 15 सभी जो है नागरिकों को प्राप्त है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये क्लियरिफाई हो गया होगा, अंतर हो गया होगा कि जो नागरिक हैं, जो विदेशी हैं, उसमें किसको कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्लियरिफाई हो गया होगा बड़े आराम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे का जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं। आगे का कंसेप्ट क्या है, अब हम बात करते हैं जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी अब हम बात कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपरली, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ा ही होगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान में, मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्तमान में जो मूल अधिकार है, ठीक है, जो मूल अधिकार हैं वह कितने हैं, मूल अधिकारों की संख्या जो है वर्तमान में कितनी है, 6 है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। ये मैंने आप लोगों को समझाया था कल की जो क्लास थी हमारी, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें पहले कितने थे, 7 थे, और 44th अमेंडमेंट के थ्रू उसे हटा दिया गया था। तो अभी कितने हो गए, 6 फंडामेंटल राइट है। इसमें जो फर्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, हम उसे कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। क्या कहते हैं, समानता का अधिकार। आराम से चल रहा हूँ, बड़े ही धैर्य के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि अपना कागज पेन निकाल लीजिए और धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा अगर आपने एक एक सेकंड को देखा है, बड़े आराम से बातों को सुना है, समझा है, तो कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में नहीं बचेगा। लेकिन ज़रूरत क्या है कि धैर्य होना चाहिए, और आप उस धैर्य के साथ अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको चीज़ें सब कुछ सीखने को बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो समानता का अधिकार अगर हम बात करें तो इस संविधान में जो बताया गया है वो तो हम जानते ही हैं कि भाग 3 में है, और अनुच्छेद
14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई है। 12 और 13 मुख्य रूप से ये भाग 3 में कितने से कितने तक है, 12 से 35 तक आर्टिकल्स आते हैं। 12 और 13 मैंने आप लोगों को बताया था। 12 में क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा, और 13 में जो मूल जो कुछ विधियां हैं, जो कानून हैं, कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स के संगत है या असंगत है, उसके बारे में समझाया गया है। तो समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बताया गया है। और अब हम जो बात करेंगे, अगर हम 14 से 18 के बीच की बात करेंगे तो केवल बात करेंगे किसकी, समानता की। हर एक आर्टिकल में 14, 15, 16, 17, 18 इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जो भी बातें समझाई गई हैं, उन सभी बातों में बहुत ही अच्छे से इक्विलिटी को लाने की बात की गई है, यानी कि समाज में समानता को स्थापित करने की बात की गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आपको ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप समझिए। तो यहाँ पे समानता को लाने के लिए जो ये आर्टिकल्स बताए गए हैं 14 से लेकर 18 तक, इसमें हर एक आर्टिकल में इक्विलिटी को लाने की बात की जाएगी, समानता को लाने की भी बात की जाएगी। तो इस बात को जो है आप बड़े आराम से समझ लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर 14 से 18 तक बात हो रही है तो केवल समानता की बात हो रही है, और उसमें क्या स्पेसिफाई किया गया है, अलग अलग। तो जैसे कि अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करें, किसकी, अनुच्छेद 14 की बात करें, तो अनुच्छेद 14 में जो बात बोली गई है वो दो बात बोली गई है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण, इक्विलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि यहाँ पर विधियों बोला हुआ है। इस बात को क्लियरिफाई देखिए, जहाँ जहाँ मैं चीज़ों को समझाता हुआ बता रहा हूँ उस चीज़ को, यहाँ पे विधियों की बात की गई, लॉज की बात की गई है, और यहाँ पे केवल विधि की बात की गई है। इन दोनों में एक बेसिक अंतर है। पहली बात तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये क्या बताया गया है, इसमें जो अनुच्छेद 14 में जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के बिना जो है भेदभाव नहीं करेगा या उससे वंचित नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये लिया गया है कहाँ से, ये ब्रिटिश मूल का है। कहाँ का है, ब्रिटिश मूल का है, और ये अमेरिकी मूल का है। कहाँ का है, ये अमेरिकी मूल का है। तो जो ब्रिटिश मूल का ये कंसेप्ट है और वो जो कंसेप्ट है आपका वो अमेरिकी मूल का है, यानी कि विधियों के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण जो है ये अलग अलग इन कंसेप्ट से हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश मूल है और जो अमेरिकी मूल है इसमें एक छोटा सा अंतर है। जो विधि के समक्ष समता है ये अपने आप में एक चीज को समेटे हुए है। इसका जो कंसेप्ट है वो हमें मिलता है ब्रिटिश के एक न्यायविद हुए, एक कहा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को जानते थे अच्छे से, उनका नाम था A.B. डाइसी। A.B. डाइसी जो कि एक न्यायविद थे, उन्होंने एक किताब लिखी, एक किताब था उनका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, उनकी एक बुक थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड जो उन्होंने बुक लिखी उसमें एक कंसेप्ट दिया विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। क्या कंसेप्ट दिया उन्होंने, इसमें एक कंसेप्ट दिया विधि का शासन। तो ये प्रश्न जो है कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि विधि का शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 14 में ही जो है इसको बताया गया है जो भारतीय संविधान में। हालांकि एक आया कहाँ से, ब्रिटिश मूल से आया है। तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ दिया है, तो रूल ऑफ लॉ का ही हिस्सा है विधि के समक्ष समता, जिसका कंसेप्ट, जिसका सिद्धांत किसने दिया था, A.B. डाइसी ने दिया था, जो कि ब्रिटिश मूल के एक न्यायविद थे। तो यहाँ पर विधि का शासन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, दो बातें यहाँ पर, हालांकि इसके 3 सिद्धांत होते हैं विधि के शासन के, लेकिन भारत में जो अपनाया जाता है वो 2 कंसेप्ट को अपनाया जाता है। एक तो किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने क्या किया हो, विधि का उल्लंघन ना किया हो।
ठीक है, विधि का उल्लंघन ना किया हो। और दूसरी बात बोली गई है कि जो लॉ है वो सुप्रीम है, कानून जो है सर्वोच्च है ना, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। तो लॉ सुप्रीम है, कानून जो है सर्वोच्च है, इस बात को बोला गया। तो विधि का शासन का मतलब क्या हो गया, दो बातें हम यहाँ पर लेते हैं, हालांकि 3 सिद्धांत हैं इसमें, लेकिन 2 सिद्धांत ही भारत में लिए गए हैं, भारत में चलते हैं। एक तो किसी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उसने किसी विधि का उल्लंघन ना किया हो, ऐसा रूल ऑफ लॉ बताता है। ठीक है, दूसरी बात यह बताता है कि सर्वोच्च कौन है, वो कानून है। इसीलिए इसमें जो सिद्धांत आता है वो ये आता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार कानून के सामने नहीं दिया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चपरासी हो, या फिर प्रधानमंत्री हो, या चाय वाला हो, तो यहाँ तो प्रधानमंत्री खुद चाय वाले ही हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा से बड़ा अमीर हो या छोटे छोटा गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो जो है क्या है, कानून के सामने समान है। कानून ही सर्वोच्च है, उसके सामने जो है कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा एक लेडी जस्टिस है, लेडी जस्टिस की एक मूर्ति आपने अक्सर जो है कोर्ट में देखी होगी, जिनके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, एक हाथ में तलवार एक हाथ में तराजू होती है। तो ये कंसेप्ट जो है या ये मूर्ति जो है आपने अक्सर कहाँ देखा होगा, कोर्ट में देखा होगा। तो उसमें क्या मतलब है कि जो पट्टी बंधी हुई है उसका मतलब क्या है, पट्टी बंधी हुई उसका मतलब यह है कि भाई जो भी तुम मेरे सामने खड़े हो मुझे नहीं पता कौन है, मेरी आंखें बंद है, मैं जो है सभी को एक समान दृष्टि से देखती हूँ, तो जो भी मेरे सामने आएगा वो सब मेरे लिए इक्वल है, इसीलिए आंखों पे वो पट्टी बांधी गई है ना। इसका मतलब ये नहीं कानून अंधा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब सभी को इक्वल यानी कि एक दृष्टि से देखने के लिए आंखों पर पट्टी बांधी गई है, ऐसा दिखाया गया। हाथ में जो तलवार है वो दंड का प्रतीक है, जो कि ये दिखाता है कि दंड है, और जो तराजू है वो क्या है, एक समानता को प्रदर्शित करता है। तो ये जो लेडी जस्टिस है ना, या इसे न्याय की देवी भी कहा जाता है, तो ये इसका एक प्रमुख उदाहरण है किसका, विधि के समक्ष समता का। ये एक तरीके से नकारात्मक भाव रखता है। नकारात्मक भाव क्यों रखता है, क्योंकि ये जो कहता है ये भेदभावपूर्ण तरीके नहीं होने चाहिए, इस बात की बात करता है। यानी कि जो जैसा व्यक्ति है वैसा कानून हो, ऐसा नहीं है, यानी कि सभी के लिए एक इक्वल तरीका हो, एक ही जैसे हो, वैसी बात की गई है। अगर हम इसे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं इनको अलग अलग लिख के आपको बताऊं, जैसे कि विधि के समक्ष समता की अगर हम बात करें केवल, तो ये नकारात्मक भाव देते हैं। कैसे देते हैं, तो जो विधि के समक्ष समता है वो क्या बताता है, सबसे पहली बात तो ये बताता है कि सभी एक समान है, सभी एक समान है, और विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कि किसी को कुछ विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, यानी कोई जो है सर्वोच्च नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, मेरे कानून के सामने सब इक्वल होंगे। ठीक है, सभी को इक्वल माना जाएगा। तो विधि के समक्ष जो है सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ये बोला गया। इसमें विधि के समक्ष समान व्यवहार, इस बात को बोला गया। क्लियर है। अब इसमें देखिए सभी के साथ समान व्यवहार की बात की जा रही है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, इस बात की बोली जा रही है। लेकिन सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये नकारात्मक पक्ष को प्रदर्शित करता है। वो कैसे करता है उसी चीज को हम आगे देखेंगे। और एक बात क्या बताई गई है कि विधि से बढ़कर कोई नहीं, विधि से बढ़कर कोई नहीं, इस बात को समझाया गया है इसमें। और ये क्या है, एक नकारात्मक पक्ष को प्रदर्शित करता है। कैसा है ये, नकारात्मक है। नकारात्मक है कैसे है, मैं उस चीज को अभी आपको समझाता हूं। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं विधियों का जो समान संरक्षण है वो क्या कहता है, उसको भी आप लोग जल्दी से लिख लीजिए और नोट डाउन करते रहिए साथ में, मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं इन चीजों को। तो इसके बाद हम देखते हैं जो विधियों का समान संरक्षण है वो क्या कहता है। विधियों का समान संरक्षण एक तरीके से जो बात करता है वो बात करता है किस बात की, कि ये अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया। एक तो कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। पहली बात तो कहां से आया, अमेरिका के सिद्धांत से आया, अमेरिका से इसको लिया गया। देखिए जो ब्रिटिश वासी थे उन्होंने तो ये सिद्धांत कहा कि सभी लोग एक समान है, डाइवी डाइसी ने कहा कि सभी लोग एक समान है, विशेषाधिकार। लेकिन अमेरिका में क्या कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी लोग इक्वल हो, एक समान हो। हमें जो है कानून ऐसा रखना चाहिए
कि जो जिस परिस्थिति में है उसको उस हिसाब से न्याय देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि ये आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति का जो है एक जैसा लॉ लागू हो, ये आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति पर एक जैसा कानून लागू हो। ऐसा किसने कहा? अमेरिका वालों ने कहा। और दो लोग जो एक समान नहीं है, असमान परिस्थितियों में है, तो उन पर जो है एक जैसा कानून लागू नहीं हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कि भाई एक 21 वर्ष का लड़का है और एक 15 वर्ष का लड़का है, दोनों ने मर्डर किया है, लेकिन यहाँ पर जो सजा है वो 21 वर्ष के जो लड़का है उसको मृत्युदंड तक दिया जा सकता है, लेकिन जो 15 वर्ष का लड़का है उसे मैक्सिमम 3 साल की सजा दी जा सकती है, बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं दोनों की अलग अलग है कि हमने माना है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो समझदार होते हैं, वो जो भी काम करते हैं वो अच्छे से समझ के करते हैं, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो बच्चे होते हैं, उनको क्या होता है, उनको बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, या भ्रम में रख के कार्य को करवाया जा सकता है। तो इसलिए जो है अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका का जो विधियों के समान संरक्षण है उसमें क्या बोला गया है, विधियों का समान संरक्षण, यानी कि जो कानून है, विधियों बोला है, यहाँ पे विधि केवल शब्द नहीं बोला है, क्या बोला है, विधियों बोला है, यानी कि लॉज की बात की गई है कि जो जिस परिस्थिति में है उसके साथ उस रूप में वैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे एक और उदाहरण ले लिया जाए कि मान लीजिए कि एक अमीर है और एक गरीब व्यक्ति है, एक व्यक्ति की आय जो है मंथली 1 लाख रुपया है, एक व्यक्ति की आय जो है मंथली 5,000 रुपया है। तो किसी कारणवश उन पर जुर्माना लगता है दोनों पर। अब दोनों पर जुर्माना लगता है, वो जुर्माना लगता है एक व्यक्ति पर 50,000 रुपये, दोनों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगता है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति है वो 50,000 रुपये देने में, यानी जिसकी इनकम मंथली 1 लाख रुपया है, वो 50,000 रुपये जुर्माना देने में सक्षम है। लेकिन जो जिसकी इनकम मंथली 5,000 रुपया है, वो इस जुर्माने को देने के लिए सक्षम कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर जो है परिस्थितियां दोनों की अलग है, आर्थिक आधार पर परिस्थितियां अलग है। इससे पहले का उदाहरण मैंने दिया था तो वो क्या था कि वो किसके आधार पर अलग है, वो किस आधार पर अलग है, आयु के आधार पर अलग है, मानसिकता के आधार पर अलग है। तो यहाँ पर इस कारण क्या बोला अमेरिका ने कि यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति जो है हर व्यक्ति पर जो है एक जैसा कानून लागू हो, क्योंकि दो लोग जो एक समान नहीं हैं और जिनकी परिस्थितियां भी अलग अलग हैं, तो उन पर हम एक जैसा कानून कैसे लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं ये एक सकारात्मक पक्ष है और ये बात करता है किसकी, समानता की मांग करता है। ये किसकी मांग करता है, ये समानता की मांग करता है, समानता की डिमांड करता है। बड़े ही आराम से मैं इन चीज़ों को रख रहा हूँ आपके सामने तसल्ली पूर्वक, और इस पर मैं थोड़ा समय भी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाए। क्योंकि जब हम अनुच्छेद 14 को समझ लेते हैं, जो आर्टिकल 14 है, तो अनुच्छेद 14 एक ब्रॉड कंसेप्ट है और उसी के अंदर ही जो है 15, 16, 17, 18 को एक तरीके से समेटा गया है, या उसी को ही थोड़ा विस्तारित रूप दिया गया है। तो आपको 14 समझ में आ जाता है तो ये चीजें समझ में आ जाती है। तो ये समानता की मांग करता है। लेकिन जो ब्रिटिश मूल वाला है ना, जो ब्रिटिश मूल वाला है, यानी कि विधि के समक्ष समता जो है, इक्वल प्रोटेक्शन जो लॉ है जो करता है, वो समानता की मांग करता है। और एक जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है कि भेदभाव ना हो, भेदभाव पूर्ण व्यवहार ना हो, है ना, व्यवहार ना हो। ये इसकी बात करता है कि भाई हमें ऐसा कोई कानून नहीं बनाना है जिससे भेदभाव हो। लेकिन ये अमेरिका वाला क्या कहता है, अमेरिका वाला समानता की मांग करता है, यानी कि जो है इक्वलिटी लाई जाए। और ये माइनस यानी कि नेगेटिव, नकारात्मकता की बात करता है, यानी कि कोई किसी भी परिस्थिति में हो उस पर जो है एक समान कानून लागू होगा। यानी कि अगर 50,000 का जुर्माना लगा है तो वो व्यक्ति भी 50,000 रुपये देगा जो 5,000 रुपये कमा रहा है, और वो व्यक्ति भी देगा जो 1 लाख रुपया कमा रहा है। तो यहाँ पर वो 5,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति कैसे 50,000 रुपये जुर्माना भर सकता है? तो ये स्थिति जो है वो कैसी हो जाती है, एक तरीके से नकारात्मकता का भावना लेकर आ सकती है। माफ कीजिएगा, जो ये है वो नकारात्मक है और ये सकारात्मक है। यानी कि जो सही लिखा था मैंने, गलत नहीं लिखा था, गलत हो गया, लेकिन अब सही है। जो ब्रिटिश मूल वाला है वो क्या है, नकारात्मक है, और जो अमेरिकी मूल का है वो क्या है, सकारात्मक पक्ष है। तो बात समझ में आ जाएंगे, छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, बस इसको थोड़ा सा जो है मैंने समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन किया। तो अगर इस कंक्लूजन में पहुंचे, एक निष्कर्ष पे पहुंचे, या एक छोटे शब्दों में कह दिया जाए, तो कम शब्दों में, तो क्या है कि जो विधि के समक्ष समता है, ये भेदभाव को खत्म करने की बात करता है।
और सभी को कानून के सामने एक समान रूप से खड़ा करता है। ठीक है, इसी वजह से ये क्या है, नकारात्मक पक्ष है, यानी कि ये परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता है, किसी चीज पर ध्यान नहीं देता, यानी कि एक जेनेरिक है, एक जर्नल है कि भाई ठीक है, सब पर एक तरीके से कानून लागू होगा, भले ही जो है तुम किसी भी जाति धर्म या कहीं से भी आते हो, तुम्हारी परिस्थिति जो भी हो, सब पर जो है इक्वल ही लागू होगा। क्लियर है, इस बात को बता दिया गया है। लेकिन जो अमेरिकी मूल का है, जिसमें विधियों का समान संरक्षण कहा गया है, यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात की गई, संरक्षण की बात की गई है और समानता की मांग की गई है कि अगर जो दो लोग एक परिस्थिति में हैं तो उनके साथ इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल एक तरीके का व्यवहार किया जाए, और जो लोग एक समान असमान परिस्थितियों में हैं तो उनके साथ जो है उनमें कानून में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए और उनके साथ जो है अलग अलग व्यवहार किया, जैसे कि 21 वर्ष का जो एक व्यक्ति है जिसने मर्डर किया है और एक जो 15 वर्ष का जो बच्चा है उसने मर्डर किया है, तो दोनों की मानसिकता, आयु और उनकी सोचने समझने की शक्ति में जो है अंतर, परिस्थितियां अलग अलग है। तो वहां पर क्या है, समानता की एक डिमांड जो की गई है वो की गई। तो ये क्या है, एक सकारात्मक पक्ष यहां पर आ रहा है, और ये क्या है, नकारात्मक पक्ष आ रहा है। कौन सा, ब्रिटिश मूल वाला जो विधि, ब्रिटिश मूल में क्या है, विधि के समक्ष समता, और ये क्या बताता है, विधियों का समान संरक्षण, इस चीज को बताता है। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ध्यान रखिएगा कि इनमें क्या है, एक सकारात्मक पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष है, क्यों है ऐसा वो मैंने आप लोगों को अभी क्लियरिफाई कर दिया। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में तभी डालिएगा जब आपने वीडियो को पूरा देखा हो। हालांकि मैंने कोशिश किया है, क्या कोशिश किया है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को इसमें मिल जाए। तो वो जो प्रश्न के उत्तर आपको इसमें मिल गए हैं, लेकिन उसके बाद कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया है तो उसको लिए आप क्वेश्चन जरूर इरेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या आता है हमारे पास कि जो कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट जो ये वाले हैं, एक तरीके से इनमें जो है कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद मतलब कि ये सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते हैं। जैसे कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, है ना, और राज्यों के राज्यपाल हैं, तो उन पर जो है विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण जैसी बात जो है नहीं लागू होती है। ठीक है, मतलब उनको जो है अनुच्छेद 361 में उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, आर्टिकल 361 में प्रोटेक्शन दिया हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 का जो अपवाद है ना, अपवादों की बात करें तो अपवाद के रूप में क्या निकल के आते हैं, दो मुख्य रूप से व्यक्ति निकल के आते हैं। या इसके अलावा अगर और देखें तो जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, है ना, संसद के सदस्य हैं, संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, ये कुछ भी बोल दें अगर विधानसभा में या ये संसद में, संसद के सदस्य कुछ भी बोल दें तो उनके विरुद्ध जो है कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ऐसे ही जो विदेशी राजदूत हैं, विदेशी राजदूत जो हमारे यहाँ हैं, उनके विरुद्ध जो है कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है, दंडिक कार्रवाई। ऐसे ही कोई शासक हमारे यहाँ आया हुआ है किसी देश का, ठीक है, तो उसके विरुद्ध भी ये लागू नहीं होता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद, मुख्य रूप से इसको कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 361 में क्या दिया गया है, एक प्रोटेक्शन दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान जो है किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यानी कि अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई काम किया है तो उससे संबंधित उनसे जवाब नहीं मांग सकता है कोर्ट, ठीक है। या अगर कोई केस हो जाता है, कोई मामला दर्ज किया जाता है, तो कोर्ट जो है उनके मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकता है जब तक वो पद पर बने हुए। देखिए क्या हुआ संविधान सभा में, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। जब हमारी संविधान सभा ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को ये प्रिविलेज दिया कि इन पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो है इस बात को लेकर काफ़ी जो है उग्र हो गए, या कहा कि उन्होंने जो है काफ़ी इसका विरोध किया, और यहाँ पे काफ़ी बहस हुई दो लोगों के बीच में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। और अंत में जो निकाला गया फैसला, वो क्या निकाला गया, वो ये निकाला गया कि जब तक अपने पद पर हैं, यानी कि अपने कार्यकाल में हैं, तब तक जो है कोर्ट में इन पर जो है कार्रवाई नहीं की जा सकती है, कोई भी तरीके का केस नहीं चलाया जा सकता है, कोई भी इनको सजा नहीं दी जा सकती है। अब खुद ही समझिए कि भाई राष्ट्रपति को 10 साल की सजा हो गई,
तो माफ करने का हकदार किसको है? राष्ट्रपति तो खुद क्षमादान की शक्ति रखता है, वो कहेगा लो जी हम क्षमा हो गए, अपने आप को ही हमने क्षमा कर दिया, हम पे कोई भी केस वेस नहीं चला। तो यहां पर इस चीज से बचने के लिए क्या कहा गया कि जब तक कार्यकाल में है राज्यपाल जी, राष्ट्रपति जी, तो उनके विरुद्ध कोई भी काम नहीं, यानी कि कोर्ट में कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही पद से हटे तो कोर्ट कहेगा आ जाओ बेटा अब लाइन में, कि आ जाओ जरा तुम दिखाओ, देखो तुम्हारा जो पावर है राष्ट्रपति वाला तो गया, राज्यपाल वाला तो गया, अब तुम हो गए सामान्य नागरिक, अब तुम आ जाओ हमारे यहाँ कटघरे में खड़े हो जाओ, अब बताओ तुमने जो ये काम कांड किए हैं, ये क्या क्या कांड किए हैं और कैसे किए हैं, तो अब इसका जो है जल्दी से अब अपना जो है चिट्ठा खोल दो। तो 361 में कुल मिला के इनको जो है प्रोटेक्शन दिया गया है। हालांकि ये अपवाद है किसका? अनुच्छेद 14 का। जो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि विधियों के यानी कानून के सामने सब लोग इक्वल हैं, ऐसी बात जो बोली गई है वो एक अपवाद का कारण है। ऐसे ही जो संसद है या जो विधानमंडल है उसके जो सदस्य होते हैं उन पर जो कार्रवाइयां होती हैं, या कहा जा सके वो जो संसद या पार्लियामेंट में जो काम करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो उनके लिए जो है उनको किसी भी तरीके से दंडित नहीं किया जा सकता है। जो संसद है वो 105 में इसकी बात बोली गई है। और इसी तरीके से जो विधानमंडल है उसके बारे में, उसके सदस्यों के बारे में अनुच्छेद 194 में इस बात को बोला गया है। इसी तरीके से विदेशी राजदूत और जो शासक है उनको भी जो है उन पर भी किसी भी तरीके के कोर्ट की कार्यवाही को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और नहीं दिखाया जा सकता है, या कोई भी कार्यवाही नहीं, दंडित कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे आप लोग कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 15 पर। तो यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब फिर भी जो कोई कंसेप्ट रह जाता है तो उसको आप पूछिएगा जरूर, कोई भी पॉइंट रह जाता है तो उसको जरूर पूछिएगा। लेकिन पहले वीडियो से ही आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा, जो क्लास है हमारी उससे ही आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। और जिन्होंने पिछली सारी वीडियोस को देखा है, मैं मानता हूं कि उनका स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और कोई भी परीक्षा वो दे लें उनको असफलता हासिल नहीं होगी, सफलता ही मिलने वाली है इससे बनने वाले प्रश्नों पर। तो चलिए अनुच्छेद 15, जो अनुच्छेद 15 है ये क्या कहता है? अनुच्छेद 15 जो है कुछ आधारों पर विभेद को प्रतिषेध करता है, यानी कुछ आधारों पर क्या करता है? कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, है ना, यानी कि कुछ आधार ऐसे बताए गए हैं जिस पर जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते। आधार क्या बताए गए हैं? कुछ जो आधार बताए गए हैं जैसे केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव निषेध बताया गया है इसमें, ठीक है। इसमें यह बताया गया, देखिए जो 15(1) है, अनुच्छेद 15(1) है, इसमें राज्य को आदेश दिया गया है। किसको आदेश दिया गया है? ये वाला जो है ये किसको आदेश दिया गया है? एक अगर हम बोल दें तो ये राज्य को आदेश दिया गया है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भारतीय राज्य क्षेत्र में, व्यक्ति नहीं कहेंगे, किसी भी नागरिक के साथ, ये किसके अधिकार है? सबसे पहली बात कि ये नागरिक के अधिकार हैं। किसके अधिकार हैं? ये केवल नागरिकों के अधिकार हैं, ठीक है, नागरिकों के अधिकार हैं, व्यक्तियों के नहीं। व्यक्ति मतलब विदेशियों के नहीं आएंगे, नागरिकों। तो क्या इसमें आदेश दिया गया है 15 में कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात इसमें बोली गई है। और इसमें दूसरी बात जो बोली गई है, यानी कि 15(2) जो बोला गया है, इसमें यही बात बोली गई है, लेकिन इसमें क्या किया गया है? राज्य, है ना, प्लस नागरिक, इन दोनों को जो है आदेश दिया गया है कि कुछ आधारों पर, है ना, कुछ आधार, अब आप लोग समझ सकते हैं कुछ आधार अगर मैं लिख रहा हूं तो मतलब ये आधार जो है कुछ आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी मंदिर में जाने से या किसी भी जो भी कुआं है, तालाब है, वहां से पानी भरने में, यानी किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने से कोई नहीं रोक सकता है या उनसे किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं। राज्य तो नहीं करेगा, साथ में उसके साथ साथ नागरिकों को भी आदेश दिया गया है कि अगर नागरिक कोई दूसरे व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव करता है तो उसके लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें इस चीज को बताया गया। तो दो बातें तो इसमें बताई गई हैं।
और इसमें एक बात और बताई गई है जो आर्टिकल 15(3) में है। आर्टिकल 15(3) में जो है कुछ विशेष उपबंधों की बात की गई है। विशेष उपबंध मतलब जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके लिए राज्य जो है कुछ विशेष उपबंध कर सकता है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 15(2) अब एक का जो अपवाद है वो क्या है, आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15(3) जो है इसका अपवाद है, अनुच्छेद 15(3) जो है इसका अपवाद है। अपवाद कैसे है कि ये तो दो कह रहा है कि भाई किसी के साथ कुछ आधारों पर इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां पर आर्टिकल 15(3) क्या कह दे रहा है, ये पॉजिटिव वे में है। किस वे में, पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में है कि महिलाओं को जो है कुछ विशेष उपबंध कर सकता है, कुछ विशेष आरक्षण दे सकता है कौन, सरकार जो है, और बच्चों के लिए, महिला और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, ये आर्टिकल 15(3) बोलता है। लेकिन ये किसमें, पॉजिटिव वे में है ना। पॉजिटिव वे में अगर है ऐसा कुछ तो उसको हम गलत नहीं कहेंगे, उसको सही कहेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो प्राचीन काल से ही बहुत ही दयनीय रही है और आज भी हम देखते हैं कि भारत के दूर दराज क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति उसी प्रकार दयनीय बनी हुई है। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, एडवांसमेंट देने के लिए क्या किया गया है कि महिलाओं को जो है 15(3) में कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसको 15 को तो 1, 2, 3 हो गया, फिर इसके बाद 4 और 5 दो पार्ट, यानी कि टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और जो 4 है उसमें जो बात की गई है, उसमें बात की गई है कुछ आरक्षण को लेकर, या कहा जाए कि कुछ सीटों के या स्कूलों में या कॉलेजों में जो है सीटों को लेकर आरक्षण की बात की गई है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं अनुच्छेद 15(4) की, तो अनुच्छेद 15(4) में क्या बताया गया है कि ओबीसी, एससी और एसटी है ना, यानी कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या है, पिछड़े हैं, है ना, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको क्या मिलेगा, उनको जो है कुछ विशेष उपबंध किया गया है। क्लियर है, उनके लिए क्या किया गया है, एक विशेष उपबंध किया गया है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आरक्षण जो स्थिति है वो हमारे यहाँ, हमारे देश में दो रूपों में देखा जाता है। एक आरक्षण तो उस तरीके से कि एक व्यक्ति जिसको नहीं मिलता है वो इसको बेकार कहता है, बुरा कहता है, लेकिन एक व्यक्ति जो जिसको मिलता है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ी जो है चर्चा बनी रहती है, आपस में लोग आरक्षण को लेकर लड़ते भी रहते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पे बहुत सी घटनाएं भी घटित होती हुई हमने देखी हैं। तो यहाँ पे 15(4) में क्या बोला गया है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको कुछ संरक्षण दिया जाए। और ये जो दिया गया था ये प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से, फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया था संविधान में, प्रथम संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये इसलिए हुआ था कि ये केस हुआ था मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईजन नाम के एक व्यक्ति थे, उनके बीच और मद्रास राज्य के बीच में केस हुआ था। उसके बाद जो प्रथम संविधान संशोधन करके सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है उनको सीटें जो है आरक्षित की गई थी। तो ये जो है पहले संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। इसके बाद अब ये देखा गया कि जो मेडिकल और दूसरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें तो ठीक है सीटों का आरक्षण हो गया, लेकिन ऐसे जो दूसरे कॉलेजेस हैं जिनमें मेडिकल नहीं है या इंजीनियरिंग नहीं है, या जो प्राइवेट संस्थाएं हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें किस तरीके से जो है सीटों पर सुरक्षा मिलेगी, या उन नागरिकों, उन लोगों को जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको जो है संरक्षण मिलेगा। तो उसके लिए जो है संविधान में फिर 15(5) जोड़ा गया। इसमें 15(5) को जो जोड़ा गया वो 93rd यानी कि 93वें संविधान संशोधन हुआ 2005 में। तो 2005 में जो 93वां संविधान संशोधन है इसके माध्यम से क्या किया गया कि शैक्षिक संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, क्या किया गया इसके माध्यम से जो भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं,
उसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो है कुछ आरक्षण दिया गया, कुछ सीटें जो है उनके लिए संरक्षित की गई। तो ये तो एक जैसा ही है, लेकिन बस इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों को दे दिया गया है। और इसमें जो है क्या किया गया है, इसमें किया गया है आपका केवल और केवल जो मेडिकल और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए किया गया है। क्लियर है यहाँ तक बात? मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो जो पहले दो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि राज्य और दूसरे में राज्य और नागरिक दोनों को यह आदेश दिया गया है कि वो इन 5 आधारों पर, जो 5 आधार बताए गए, कितने आधार बताए गए? 5 आधार बताए गए हैं, उन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। उसी तरीके से जो 15(3) है उसमें महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध की बात की गई है, लेकिन वो सकारात्मक है ताकि वो आगे बढ़ सके, एडवांसमेंट हो सके। इसी तरीके से 4 और 5, 15 का 4 और 5 जो है वो भी जो है समाज के जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, आगे की तरफ बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, उनको कुछ शैक्षणिक संस्थानों में संरक्षण दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं 16 की। तो आर्टिकल जो 16 है वो भी कुछ इसी आधार पर आता है कि उसमें जो बात की गई है वो ये की गई है कि जो रोजगार है उस तक वो सीमित है। देखिए 14 में जो बात है वो पूरे विधि को लेकर है, संरक्षण को लेकर है। 15 में जो है 5 आधारों पर बात की गई है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 16 है इसमें रोजगार को लेकर बात की गई है, और लोक नियोजन के अवसर जो है या लोक नियोजन के संबंध में जो बात की गई है उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आजकल समाचारों में भी बने रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 16(4) जिसमें कुछ विशेष संरक्षण या उपबंध की बात की गई है। देखिए ये पूरी तरीके से जो संरक्षण या उपबंध है, आप लोग ये मत समझिएगा कि जो आरक्षण है या जो ये उपबंध दिए गए हैं या कुछ संरक्षण जो दिया गया है ये संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार है, तो ये मूल अधिकार नहीं है। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के आए एक केस के निर्णय में, एक मामले के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यही कहा कि आरक्षण जो है वो मूल अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किसको प्रदान करे और किसको नहीं प्रदान करे। तो ये मूल अधिकार नहीं है, बल्कि मूल संविधान में केवल इतना कहा गया है कि ये राज्य अगर उचित समझता है तो वह किसी वर्ग को कुछ एरियाज में रख सकता है, कुछ अनुसूचित क्षेत्रों में रख सकता है, किसी को अनुसूचित जाति के रूप में रख सकता है, अनुसूचित जनजाति के रूप में रख सकता है, या वह किसी जो है ओबीसी लिस्ट में रख सकता है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रख सकता है, या किसी व्यक्ति को जनरल कैटेगरी में रख सकता है जिसके पास आरक्षण नहीं है, कोई उपबंध नहीं होगा। तो इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आरक्षण जो है वह मूल अधिकार नहीं है, बल्कि वह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, देश की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, या किसी राज्य की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किसको क्या किसको आरक्षण देगा या नहीं देगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई जातियां ऐसी होती है कि किसी राज्य में उनको जो है आरक्षण मिलता है, तो कई जातियां ऐसी होती हैं कि उनको दूसरे राज्य में आरक्षण नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर उनकी जो स्थिति अच्छी है, कहीं पर स्थिति खराब है। तो यहाँ पर स्थिति को पैमाना बनाया गया, और स्थिति कौन सी? सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को बनाया गया। सोशल एंड जो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास है वो बताया गया, यानी कि यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है वो कैसा होना चाहिए? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं लोक नियोजन की बात कर लेते हैं। तो जो लोक नियोजन के विषय में क्या किया गया है? अवसर की समता, है ना, अवसर की समता की बात की गई है, जो कि किसमें की गई है? अवसर की समता, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 16 में इस चीज को बताया गया, आर्टिकल 16 में इस चीज को बताया गया है। तो आर्टिकल 16 जो है वो यही कहता है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से यह अधिकार है, या देश के जो नागरिक हैं उनको ये अधिकार है, नागरिकों को यह अधिकार है। देखिए ये भी किसके लिए? नागरिकों के लिए। तो नागरिकों को यह अधिकार है कि वह क्या करें कि उनको जो है रोजगार पाने का, यानी सरकारी जो वैकेंसी यानी राज्य के अधीन, यानी कि जो भी स्टेट के अंडर आने वाली जॉब्स हैं उसमें सभी को एक समान अवसर मिलेगा। किसके लिए? नौकरी पाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो 16, ये तो 1 में बताया गया है इस चीज को कि सभी को जो है एक समान अवसर मिलेगा। तो इसी तरीके से 16(2) भी है, उसमें क्या बताया गया है? उसमें देखिए 7 आधार बताए गए हैं। क्या? 7 आधार बताए गए। 7 आधार कौन से? 5 आधार तो वो हैं
जो आपके किस में है, आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 15 में कौन कौन से 5 आधार मैंने बताए थे, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर उस चीज को बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, उस चीज को 15 में बताया गया है। 2 और इसमें चीजें जोड़ दी गई थी। एक तो जो 2 और चीजें क्या जोड़ी गई, वंशक्रम और निवास के आधार पर। तो यहाँ पे वंशक्रम और निवास की बात की गई है, ठीक है, कि निवास के आधार पर या वंशक्रम के आधार पर किसी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि 5 ये और 2 ये, 7 आधारों पर किसी के साथ नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको जो है एक समान रूप से जो है मौका दिया जाएगा। ये 2 में बताया गया है, किसमें, 16(2) में बताया गया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें 7 आधार बताए गए हैं और कहा गया है कि इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी, यहां तक क्लियर हो रहा होगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम यहां पर ये चीज देखते हैं और समझते हैं। इसके बाद जो आर्टिकल 16(3) है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ इस रूप में हो जाता है। आर्टिकल 16(3) इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इस बात को समझ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल जो 16(3) है वो निवास की बात करता है ना। ये अपवाद है, ये किसका अपवाद है, आर्टिकल 16(2) का। ये आर्टिकल 16(2) का अपवाद है, क्योंकि 16(2) में क्या बोला गया कि निवास, है ना, निवास के आधार पर जो है विशेष उपबंध, मतलब एक तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते, इस बात को बताया गया है। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 16(3) क्या कर देता है, आर्टिकल 16(3) ये कर देता है कि निवास के आधार पर विशेष जो है प्रावधान कर सकता है ना, निवास के आधार पर विशेष प्रावधान की बात करता है, ठीक है दोस्तों। जब ये विशेष प्रावधान की बात करता है किसके आधार पर, निवास के आधार पर, तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई ये तो आर्टिकल 16(2) का क्या हो गया, अपवाद हो गया, नहीं हो गया। अभी जो अपवाद हो गया है तो ये क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है। देखिए क्या होता है कि हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे कई इलाके हैं जो डेवलप्ड नहीं है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, ये पूरा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का एक एरिया, ये वाला क्षेत्र जो है क्या है, अनडेवलप्ड एरिया है। यानी कि कहा जाए कि ये मान लीजिए कि बस्तर वाला इलाका है, बस्तर है या दांतेवाड़ा है। तो जो दांतेवाड़ा है या बस्तर है, ये जो क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र एक तरीके से अनडेवलप्ड है, या ये मुख्य रूप से नक्सलाइट एरियाज हैं। और ये क्षेत्र अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि इनका विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी भी लोग जो है पुरानी पद्धतियों पर जीवन जी रहे हैं। तो अब वहाँ के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, सरकारी नौकरियों में स्थान देने के लिए, कि मुख्य रूप से अगर छत्तीसगढ़ में कोई वैकेंसी निकलती है या केंद्र सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, तो वो स्पष्ट रूप से लिख देती है कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ में क्या लिख देती है कि यहाँ के निवासियों के लिए इतनी सीटें आरक्षित होंगी। तो ऐसे ही आप देखते होंगे कि अलग अलग राज्य में जब सीटें निकलती हैं, तो आजकल काफी ट्रेंड चला है कि अगर किसी राज्य में कोई सीट निकल रही है, कोई वैकेंसी निकल रही है, तो वहाँ की जो राज्य सरकार है वो अपने यहाँ के नागरिकों के लिए क्या कर देती है, सीट को रिजर्व कर देती है। तो वैसे ही कुछ प्रावधान जो है यहाँ पर किया गया। तो आर्टिकल 16(3) में इस चीज को बोला गया। जो मुद्दा है अब जो करंट अफेयर्स में अक्सर बना रहता है, वो आपका आर्टिकल 16(4) को लेकर है, जो कि मुख्य रूप से आरक्षण से जुड़ा हुआ है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक बात स्पष्ट कर दी कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है राज्य पर कि राज्य किसको देगा या नहीं देगा, या फिर राज्य उसे जो है खत्म कर देगा। राज्य का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ अनुच्छेद 12 में। जिन लोगों को नहीं पता है वो हमारी पिछली क्लास को जरूर देख ले। पिछली क्लास की जो वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, यूट्यूब पे डाली जा चुकी है। जो आप प्लेलिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी को देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से थंबनेल पर दिख जाएगा कि मूल अधिकार क्या है, और समझें अनुच्छेद 12 और 13। इसलिए मैंने अलग से इन दोनों को समझाया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राज्य जो 16(4) में बोलता है, वो क्या बोलता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। ये क्या बोला गया, 4 में बोला गया। यानी कि किस पर है, ये राज्य के ऊपर है। यानी कि संविधान नहीं कहता है कि भाई तुम्हें जो है करना ही करना है। ये यहाँ पर एक मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्या, आरक्षण। फंडामेंटल राइट क्या है,
कि अगर आप पिछड़े हुए हैं तो आपको आगे बढ़ाने के लिए राज्य का ऊपर दायित्व है, आप राज्य के ऊपर ये दबाव है कि वो आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रावधान कर सकता है। और वो प्रावधान आरक्षण के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 16(4) में जो है इस चीज को बताया गया है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको जो है पहली उसमें जो शर्त रखी गई है वो क्या रखी गई है, एक शर्त पहली कि एक तो सामाजिक, किनको मिलेगा, सामाजिक और जो पिछड़े वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक, ठीक है, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है। दूसरी शर्त क्या रखी गई, दूसरी शर्त क्या बताई गई है, जैसे कि राज्य के अधीन अगर उस समुदाय का या उस क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, है ना, जो सेवाएं हैं यानी जो सर्विस हैं, यानी कि जो नौकरियां हैं, उनमें जो है उनका प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधित्व है यानी कहा जाए कि उनका प्रोपोर्शन जो है वो बहुत कम है, प्रतिनिधित्व क्या है, कम है, तब जो है उनको इस पर राज्य जो है क्या करे, इन आधारों पर उनके लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। तो विशेष उपबंध के लिए दो शर्त रखी गई है, क्या, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए, केवल सामाजिक नहीं शैक्षणिक रूप से ही पिछड़ा होना चाहिए, इस चीज को बताया गया है। इसके बाद सेवाएं जो है उनमें प्रतिनिधित्व कम हो, किसमें, जो राज्य के अधीन सेवाएं हैं ना, राज्य के अधीन सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें क्या हो कि उनका प्रतिनिधित्व कम हो, बहुत ही कम लोग वहां से आए हो नौकरी करने, यानी कि एक का दुक्का लोग ही हो वहां पर। तो इसके लिए क्या किया गया कि यहाँ पर ये दूसरी शर्त रखी गई कि अगर प्रतिनिधित्व कम है तो जो है उनको सीटों में आरक्षण दिया जाए, ताकि उनका भी एक रेशियो आ सके, यानी कि सभी को एक समान रूप से मौका मिल सके। तो उसके लिए तो अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक पॉजिटिव टर्म के रूप में लिया गया है, ना कि नेगेटिव रूप में। और ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है राज्य के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि वो ये देखे कि कौन सा वर्ग पिछड़ा हुआ है या कौन सा वर्ग जो है वो आगे निकल गया है, जो आगे पिछड़ा हुआ था वो आगे निकल गया है, उसको हटाकर अब उसकी जगह पर उस वर्ग को रखना चाहिए जो पिछड़ा हुआ है। तो इस तरीके का काम करने के लिए जो बोला गया है वो राज्य को बोला गया है और राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि मूल अधिकार जो है वो, मूल अधिकार में जो है आरक्षण जो है फंडामेंटल मूल अधिकार नहीं है, एक तरीके से आरक्षण नहीं है। तो राज्य जो है कुछ यहाँ पर विशेष उपबंध कर सकता है, इनके लिए कौन कर सकता है, राज्य कर सकता है, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, किसी संविधान में इस चीज को आरक्षण की व्याख्या नहीं की गई है। तो इस कंसेप्ट को समझाया गया है इसमें। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, और एक प्रश्न कई बार उठा भी है, आप लोगों ने मंडल आयोग के बारे में सुना होगा, और इसके बाद इंदिरा साहनी केस के बारे में सुना होगा। तो ये जो केस है या मंडल आयोग है ये क्या था, इसमें इसके लिए जो शुरुआत की जो पृष्ठभूमि बनती है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो समझने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक प्रश्न उठता है आगे चल के कि जब हम यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कर रहे हैं, या कई बार शब्द आ रहा है पिछड़ा वर्ग ये है, पिछड़ा वर्ग है, तो पिछड़ा वर्ग कौन है, इस चीज का डिसीजन कैसे लिया जाए, है ना। तो एक प्रश्न क्या बनता है, सर हमें ये देखने को मिलता है कि पिछड़ा, जो हम काफी देर से बोल रहे हैं पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग कौन होगा, इसको लेकर जो है एक प्रश्न उठा। तो अब इसके समाधान के लिए क्या किया गया कि पहली एक ये इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि पिछड़ा कौन होगा, इस चीज के लिए क्या किया गया कि सबसे पहले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता की काका कालेकर ने, ठीक है। तो कालेकर आयोग के नाम से भी ये जाना जाता है, लेकिन इनके द्वारा की गई जो अनुशंसा थी उसको राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया, उन्हें नहीं माना। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आती है, कब, 1979 में, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं इस समय मोरारजी देसाई, उन्होंने क्या किया कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, या कहा जाए कि पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। तो जो बीपी मंडल हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत की, 1980 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। और इस मंडल का जो काम था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि सामाजिक और शैक्षणिक
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग था उस वर्ग की पहचान करना, है ना। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग था उसकी पहचान करना इसका जो है उद्देश्य था। तो 1980 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1980 में जो इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें 3743 ऐसी जातियों को आइडेंटिफाई किया जो कैसी थी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई थी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई थी, तो उसको ये आइडेंटिफाई किया। फिर इसके बाद इन जातियों को आगे बढ़ाने के लिए या कहा जाए कि मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है 27% आरक्षण की व्यवस्था की अनुशंसा जो है बीपी मंडल या मंडल आयोग ने किया। ठीक है, मंडल आयोग ने इसकी व्यवस्था का यानी कितने प्रतिशत का 27% का कोटा देने का जो व्यवस्था है किसने किया, अनुशंसा किसने की, बीपी मंडल ने की। इसके बाद इस मंडल की अनुशंसा को 1990 में एक सरकार बनती है बीपी सिंह की सरकार। तो प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार जो है 1990 में 27% का जो कोटा का अनुशंसा बीपी मंडल आयोग ने किया उसको लागू कर दिया गया। फिर इसके बाद एक केस आता है इसमें जिसको हम देखते हैं कि यहाँ पे पिछड़ा कौन है। इस बात को हमने यहाँ पे जान लिया कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मंडल बनाया गया था, बीपी मंडल बनाया गया था 1979 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। और इसमें जो उसने बताया कि भारत में कुल 3743 ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ा वर्ग में आती हैं। किस रूप में, सामाजिक और शैक्षणिक रूप में जो है पिछड़े वर्ग में आती हैं। और ये उस समय लगभग भारत की 52% आबादी थी। तो अब इस चीज को देखा गया और फिर इसके बाद एक केस आता है कोर्ट में जिसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 कहा जाता है, यानी कि इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ। तो अब यहां पर इस केस में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातों को कहा कि 27% का जो आरक्षण है, जो महत्वपूर्ण बात बोली वो मैं आपको बता देता हूं। 27% का आरक्षण जो है वो बिल्कुल सही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और ये कहा कि ये जो 27% का आरक्षण है वह केवल अपॉइंटमेंट तक रहेगा, यानी कि नियुक्ति तक रहेगा, ना कि प्रमोशन तक रहेगा। ठीक है, ना कि प्रमोशन तक। ठीक है, प्रमोशन तक नहीं रहेगा, यानी कि प्रमोशन में आप जो है आरक्षण नहीं दे सकते, केवल किस में दे सकते हैं, नियुक्तियों में दे सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली इस केस में। फिर इसके बाद बोला कि जो आरक्षण होगा वो कुल 50% होगा। कुल में मतलब जो ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं और एससी हैं, इन तीनों का जो होगा टोटल आरक्षण वो 50%, इन तीनों को ही मिलाकर 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाएगा, ऐसा कोर्ट ने बोला। कोर्ट ने 3 प्रमुख बातों को बताया। अब इसके बाद जब कोर्ट ने ये कहा कि नियुक्ति में प्रमोशन नहीं मिलेगा, केवल किस में मिलेगा, अपॉइंटमेंट में मिलेगा, तो इसके बाद संसद ने, पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने, संसद ने एक संशोधन किया जो कि 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संशोधन था। और ये कब किया उसने, संशोधन 1995 में किया, 1995 में यह संशोधन किया, 1995 में ये संशोधन किया। और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में क्या जोड़ दिया गया, 16(4) जो है उसमें एक और क्लॉज जोड़ दिया गया, ए 16(4)(a) क्लॉज को जोड़ दिया गया या क को जोड़ दिया गया, जिसमें क्या कर दिया गया कि जो एससी और एसटी वर्ग है उनको जो है प्रमोशन में भी आरक्षण दे दिया गया, यानी कि पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान कर दिया गया। किसमें, 16(4) क में, जो 77वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से संसद ने ऐसा कर दिया। तो इसको लेकर काफी विवाद वगैरह भी चले और काफी चीजें भी आगे बढ़े। तो इसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि जो कंसेप्ट बनते हैं, कौन से कंसेप्ट की, जो अगले जो आर्टिकल है 17 और 18। ठीक है, 17 में क्या चीज बोली गई है, 17 में इतनी बात बोली गई है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत जैसी घटनाएं हैं या
जो ऐसी घटनाएं जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर आती हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, तो जो अस्पृश्यता का अंत है वो किस में है? अनुच्छेद 17 में। तो आर्टिकल 17 में बताया गया, यानी कि अस्पृश्यता, किसी भी तरीके की जो छुआछूत जैसी जो भावनाएं हैं, है ना, यानी कि ऊंची जातियां, निम्न जातियां हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करने की बात इसमें की गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अस्पृश्यता शब्द को जो है संविधान में कहीं भी नहीं समझाया गया है, ना ही किसी अधिनियम में बताया गया या परिभाषित किया गया है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इसे जो है इसी रूप में बताया कि जो जातीय के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति भेदभाव करता है या उसको हीन भावना रखता है, उसके साथ गलत व्यवहार रखता है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको दंड का भागी माना जाएगा। तो इस 17 में बोला गया। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये आपका अनुच्छेद किसमें? 18 में समझाया गया है। उपाधियां यानी जो कुछ टाइटल, ब्रिटिश काल में कुछ लोगों को टाइटल्स दिए जाते थे, कुछ उपाधियां दी जाती थी, जैसे राय बहादुर की उपाधि है, महाराजा धीराज की उपाधि है, महाराज की उपाधि है, राजा की उपाधि है, दीवान साहब की उपाधि है, नाइटहुड की उपाधि है, ऐसी कई उपाधियां दी जाती थी। और ये उपाधियां क्या होती थी? वंशानुगत होती थी, यानी कि उनके बेटे अगर राय बहादुर है तो राय बहादुर का बेटा क्या होगा? राय बहादुर होगा। तो इस तरीके से समाज में एक इनइक्वलिटी बनी हुई थी, पद को लेकर, पदवी को लेकर क्या बनी हुई थी? इनइक्वलिटी बनी हुई थी, जिसको खत्म करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? उपाधियों का अंत किया। केवल 2 उपाधियों को छोड़कर, सेना और विद्या के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली उपाधियों को क्षेत्र का, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो उपाधियां हैं ये मुख्य रूप से अर्जित की जाती है, यानी कि कमाई जाती है, कहीं वंश के रूप में या वंशानुगत रूप से प्राप्त नहीं की जाती। इसके साथ ही एक और बात अनुच्छेद 18 में ये बताया गया है कि जो भारतीय नागरिक होंगे, जो नागरिक हैं हमारे, वह कोई विदेशी उपाधि नहीं लेंगे, ठीक है, विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक नहीं कर सकते हैं तब तक, जब तक कि राष्ट्रपति जो है उन्हें अनुमति ना दे दे। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी हमारे भारतीय नागरिक को कोई विदेशी शक्ति या फिर कोई दूसरा देश हमें कोई उपाधि देना चाहता है तो वह उपाधि तब तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं हम लोग जब तक कि राष्ट्रपति जी उसकी अनुमति ना दे दें, राष्ट्रपति जब तक हाँ ना कह दे। ऐसे ही कोई विदेशी व्यक्ति जो हमारी सरकार में काम कर रहा है, उसको भी अगर कोई नागरिक किसी तरीके की कोई देश उसे उपाधि से सम्मानित करना चाहता है तो उसको भी पहले हमारे यहाँ के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वह अनुच्छेद क्या कर सकता है? किसी उपाधि को हासिल कर सकता है। तो अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है? उपाधियों का अंत बताया गया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो बातें हैं वो स्पष्ट और बहुत ही बारीकी से मैंने एक शब्द को अच्छे से समझाते हुए आप लोगों को बताया है। और इसमें हमने समानता को देखा है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर हम 14 से 18 तक की बात करेंगे तो समानता को लेकर बात करेंगे, और वो जो समानता है वो किस किस तरीके से आएगी, मैंने आप लोगों को बहुत ही सही से और एक तरीके से उन तरीकों से बताने की कोशिश की है जहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। तो मैं मानता हूं कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपके मन में कोई प्रश्न नहीं बचेगा। अगर कोई प्रश्न बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, लेकिन पहले वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, उसको नोट डाउन कीजिएगा, तब उसके बाद अब आपके माइंड में क्वेश्चन बनता है तब आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप आधी अधूरी क्लास करें और फिर उसके बाद क्वेश्चन क्रिएट करें, तो इससे क्या होता है कि आपका भी समय जाता है, मेरा भी समय जाता है। तो इसीलिए पहले जो क्लास में चीज़ें कराई गई हैं उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तब क्वेश्चन इरेज कीजिए, क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, और उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा ही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के साथ लगातार बने रहें, क्लासेस के साथ लगातार बने रहें, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें हमारे वीडियोस को, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और मनोबल भी तभी बढ़ेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, और हमारा मनोबल बढ़ेगा तो आपके सामने ऐसे ही वीडियोस, अच्छी से अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में बहुत ही सहायक होगी। धन्यवाद। जय हिंद।